कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग अस्थि मज्जा पाचक और रक्त पाचक का कितना महत्वपूर्ण उपयोग रहता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको बालों की समस्या रहती है या त्वचा की समस्या रहती है, स्किन प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण यह मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। महाराष्ट्र में सारे धातु पाचकों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और ये धातु पाचक क्या रहते हैं, तो आप लोग जब चरक चिकित्सा स्थान देखेंगे तो इसमें चरक चिकित्सा स्थान में जो 200 नंबर का श्लोक है, 200 नंबर से 205 नंबर के श्लोक तक पूरा बताया है विषम ज्वर में। जो जैसे कि संतत ज्वर, सतत ज्वर, फिर अन्यदुष ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, जो ये ज्वर रहते हैं उसी के ज्वर के क्वाथ को इन्होंने, हमारे आचार्य लोग जो है उन्होंने धातु पाचक ऐसे संज्ञा दी है। और जो जैसे कि रसगत आम का पचन करना है तो रस पाचक, रक्तगत आम का पचन करना है तो रक्त पाचक, मांस धातुगत आम का पचन करना है तो मांस पाचक, मेद धातुगत आम का पचन करना है तो मेदोपाचक, और अस्थि मज्जागत धातुगत ज्वर का आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग आयुष दर्पण का जो व्हाट्सअप एक हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरा जो मैं नंबर दूंगा उसमें आप लोग मैसेज करिए, मैं आप लोगों को उसका लिंक दूंगा। तो आप लोग एक गूगल फॉर्म भर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लोगों को सारे नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, और आप लोगों को और भी प्रश्न पूछना है हम लोगों से डायरेक्ट अगर प्रश्न पूछना है, क्योंकि हम लोग यहाँ इंटरेक्टिव सेशन तो करते हैं लेकिन आप लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो इंटरेक्टिव सेशन में जुड़ने के लिए आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पर जूम की आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। डेली वो पासवर्ड और आईडी चेंज होता है। तो आप लोग अगर जुड़ के हमसे बात करना चाहते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, प्रैक्टिस से रिलेटेड या कोई एकेडमिक से रिलेटेड, आप लोग की जो भी क्वेरीज है वो पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। और आयुष दर्पण का जो ये है, ये हम हमेशा 24 घंटे आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। बस आप लोगों में एंथुजियाज्म होना चाहिए कि हमें प्रश्न पूछना है, तो हम लोग आपके लिए ही हैं। तो अभी मैं अस्थि मज्जा पाचक और रक्त पाचक का जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है प्रैक्टिस में, और किसके लिए, तो बालों के लिए और त्वचा के लिए, वह मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आजकल बाल झड़ने की समस्या से बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बाल झड़ रहे हैं, उसी तरह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, ऐसा कंडीशन वाले भी पेशेंट आते हैं। इसी तरह से डैंड्रफ वाले भी पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। उसी तरह से इंद्रलुप्त के पेशेंट आते हैं, जो एलोपेशिया एराटा, एलोपेशिया के रहते हैं कि कहीं कहीं बाल उड़ जाते हैं, जिसको मराठी में चावी लगने ऐसे बोलते हैं। कुछ कुछ पैचेस पड़ जाते हैं, वहाँ से बाल उड़ ही जाते हैं, कोई इन्फेक्शन होता है स्किन का, बालों का, और वहाँ से बाल उड़ ही जाते हैं। तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं। तो बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, फिर डैंड्रफ होना, बहुत ज़्यादा स्किन स्काल्प में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने दाने होना, पिड़काएँ उत्पन्न होना, फिर इंद्रलुप्त होना, ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ये तरुण से वृद्ध तक हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। जितना आप स्त्रियों को तकलीफ है उतना पुरुषों को भी तकलीफ है। और आजकल का खान पान इतना बिगड़ गया है, लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, जंक फूड खाना, बाहर का खाना, और फिर फ्रेश खाना ना खाना, इसके और आईटी सेक्टर में जो एसी में दिन भर लोग रहते हैं, बालों में तेल ना लगाना, क्योंकि बालों को दिनचर्या में बोला है कि बालों को तेल लगाना बहुत जरूरी रहता है। और अभ्यंग करना स्किन के लिए बहुत जरूरी रहता है। अभ्यंगम आचरित नित्यम सजराश्रम आता, मतलब अभ्यंग आचरित नित्यम ऐसा बताया अपने आचार्यों ने। तो अभ्यंग नहीं किया जा रहा है और एसी में रहते हैं, और एसी में पसीना आना पूरी तरह से बंद हो जा रहा है, और उसके वजह से त्वचा बहुत सारे खराब हो रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो लोग ना कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि सर्जरी कब कराना पड़ता है, जब वाइट हेड, ब्लैक हेड या स्किन पूरा खराब हो रहा है। क्यों? एसी का यूज़, क्योंकि पसीना जो है, जो दोष धातु मलमूलम शरीरम है ऐसा जब बताया जाता है, तो मल का निकलना भी बहुत जरूरी होता है। जब स्वेद प्रवृत्ति को ही रोक दिया जाएगा, कृत्रिम एसी की हवा में कंटिन्यू 24 घंटे अगर एसी में रहेंगे तो पसीना नहीं आएगा, तो त्वचा में वह कहीं ना कहीं दुष्टि होके जो स्वेद से निकलना वाला जो मल है वह नहीं निकल पाएगा, तो त्वचा रोग तो जरूर हो ही जाता है। और फिर उसी तरह से बालों में तेल ना लगाना और कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा यूज़ करना, तो उसकी वजह से बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, दो मुँहे बाल होना, फिर रुक्ष बाल होना, ये बहुत सारा इससे समस्या लेके। और आजकल तो 90% लोगों को ये स्किन और हेयर की प्रॉब्लम रहती ही है। जब वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं
और हमारा कैसे है, जड़ी बूटियों का नेचुरल सब चीज़ है, हम लोग केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जड़ी बूटियों का यूज़ करते हैं। तो हम लोग ना जब अस्थि मज्जा पाचक, रक्त पाचक जैसे द्रव्यों का, और ये मॉडर्न साइंस को नहीं पता है, बहुत सारे आयुर्वेदिक वैद्य लोगों को भी नहीं पता है कि आयुर्वेद में अस्थि मज्जा पाचक और रक्त पाचक जैसी दिव्य दवाइयाँ हैं, जिसका, और ये सीक्रेट है, बहुत ज़्यादा ये गुप्त ज्ञान है, और इसी को मैं आप लोगों के सामने प्रकट करने के लिए आया हूँ, आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे गुरु लोगों ने ये सिखाया है, तो वह ज्ञान आप लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। तो अभी क्या है कि आजकल कैसा है कि हर जगह पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप लोग कभी थोड़ा कोई बड़े बड़े जो आईटी सेक्टर है वहाँ पे एसी, एसी का जो बाहर आउटलेट होता है वहाँ पर खड़े होकर देखिए तो गर्म हवा निकल रही होती है। उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सारा चांसेस बढ़ रहा है। और फिर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज बहुत सारा निकल रहा है। एसी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर बहुत ज़्यादा गाड़ियों का जो पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा केमिकल फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन है। इससे क्या होता है कि त्वचा का जो तेज है, मुलायम पन्ना है, वो पूरी तरह से कम हो रहा है, क्योंकि केमिकल का एक्सपोजर डायरेक्ट हमारे स्किन को वो खराब कर रहा है। उसी तरह से कॉस्मेटिक जो भी है, क्रीम और मॉइस्चराइजर वगैरह का प्रयोग ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे भी त्वचा बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। त्वचा का जो प्राकृत वर्ण है, फिर प्राकृत जो मुलायमपना है वह कम हो जा रहा है। उसके लिए बाह्य आप क्रीम वगैरह लगाना पड़ रहा है, लेकिन अंदर से रुक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तेज कम हो रहा है। और ये जब त्वचा निस्तेज हो जाती है, मतलब, और दूसरा त्वचा का निस्तेज होने का कारण होता है शुक्र क्षय होना, ओज क्षय होना। तो ओज क्षय करने के हेतु आहार विहार भी बहुत सारे कारण रहते हैं। तो शुक्र क्षय होना, इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा त्वचा निस्तेज हो जा रही है। उसी तरह से त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई पड़ना, इतना ज़्यादा ड्राइनेस है तो रुक्षता, खरता, परुषता ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसी तरह से त्वचा जो है वो सूखी, रूखी सूखी त्वचा, स्किन, केवल चेहरे का ही मत सोचिए, पूरे शरीर का त्वचा जो है वो पूरी तरह से खराब हो रहा है। और उसकी वजह से छोटे छोटे दाने आने, फिर खुजली होना, ईचिंग होना, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास से आते हैं कि बहुत ज़्यादा ये तकलीफ बढ़ रही है। उसी तरह से बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स पहनने की वजह से जो लोगों को ना खुजली वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर जो लोग ना नहाना पसंद नहीं करते, आजकल आईटी सेक्टर में लोग ऐसे हैं ना कि नहाने से बहुत ज़्यादा परहेज है लोगों को। परफ्यूम लगाएंगे, डिओ लगाएंगे, और उसके बाद में डिओड्रेंट लगाएंगे बहुत सारा, और स्प्रे लगाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे, लेकिन नहाना आजकल, क्योंकि आयुर्वेद में तो ऐसे बोला है कि दिनचर्या में नहाना बहुत जरूरी है, गर्मी के दिन में तो खासकर नहाना बहुत जरूरी है। तो आजकल का जमाना बदल रहा है, तो लोग ना नहाने से दूर परहेज होते हैं, परहेज करते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़्यादा, दिखावे की दुनिया बहुत ज़्यादा है, और असली में जो स्वच्छता रहनी चाहिए वह कम रह रही है, और दिखावे की दुनिया बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये बालों की समस्या और स्किन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसके बाद हम लोग और देखते हैं कि त्वचा को अच्छा करने के लिए बहुत सारे केमिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि हम अगर प्राकृतिक रूप से, अगर हम लोगों ने रक्त को अच्छा कर दिया, हमने बालों का अगर क्योंकि अस्थि धातु से, अस्थि का मल ही बाल होते हैं, केश होते हैं, अगर हमने अस्थि धातु, कोई अस्थि वस्त्र होता है उसको ही अच्छा कर दिया, तो बाल हमेशा ही अच्छे ही आएंगे। और बालों की समस्या भी है तो अस्थि धातु और मज्जा धातु पे काम करने वाले जो अस्थि मज्जा पाचक योग है उसका प्रयोग कर दिया, या रक्त पाचक का प्रयोग कर दिया, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हम लोग जड़ से बीमारी को निकालते हैं और संप्राप्ति भंग करते हैं। तो इसीलिए इसका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। और जब हम ना अस्थि मज्जा पाचक और रक्त पाचक जो देते हैं ना, तो स्किन के प्रॉब्लम, त्वचा के प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब इनका किस तरह से शरीर पे परिणाम होता है और अच्छा कार्य कैसे होता है वह हम लोग अभी देखेंगे। अभी पूरा जो लेक्चर है मेरा 1 घंटे का वो इसी पर है कि अस्थि मज्जा पाचक और रक्त पाचक का कार्य किस तरह से होता है, और वो भी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से किस तरह से होता है उसको जानना बहुत जरूरी रहता है। तो अभी हम लोग जब देखते हैं कि अस्थि धातु को केवल ध्यान में रखिए, बालों तक हम लोग देख रहे हैं, तो पहले हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा, मूलभूत सिद्धांत जो है आयुर्वेद के उस पे जाना पड़ेगा। तो मेद धातु का जो सार भाग है, हम लोग ने ऐसा पढ़ा है कि रस से रक्त, रस से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बनता है। तो मेद धातु से, मेद धातु का जो सार भाग रहता है उससे अस्थि धातु बनता है, और उस सूक्ष्म अंश से अस्थि धातु बनता है। मेद से अस्थि कन्वर्ट हो रहा है, अस्थि बन रहा है। और अस्थि धातु का जो मल है वो उसमें केश होते हैं, बाल होते हैं, अपने नाखून होते हैं, और जितने अपने रोम के जो बाल होते हैं वह सब आ जाते हैं।
तो इनका उल्लेख, स्पष्टता उल्लेख हमारे आप्त लोगों ने, ग्रंथकारों ने लिखा है, आचार्य लोगों ने लिखा है। तो वाग्भट संहिता में सूत्र स्थान में ऐसा बता रहे हैं कि जब अस्थि क्षय होता है तो क्या क्या होता है। तो ऐसे बता रहे हैं, अस्त्यन्यास्थितोदः सदरम दंत नेक केश नखादिशु। इसका मतलब यह है कि जब अस्थि धातु का क्षय होता है, मैं वो लोगों को बता रहा हूँ जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, जो लेमैन हैं, जिनको आयुर्वेद के बारे में नहीं पता है, उनको मेरी भाषा शायद समझ नहीं आएगी। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आयुर्वेदिक चिकित्सकों को बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने, चिकित्सक लोगों ने सब ये पढ़ा है। तो इसमें ऐसा बताया है कि अस्थि क्षय की वजह से बाल टूटना, बाल झड़ना, बाल सफेद होना और बालों में रुक्षता होना, यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है। उसी तरह से दांत टूटना, क्रैक क्रैक आके दांतों में ऐसे टूटने जैसा फीलिंग होने लगता है, दांत घिसने लगते हैं। फिर हड्डियों में दर्द होना, उसी तरह से रुक्षत्व होना, हड्डियों में रुक्षता आना, बालों में रुक्षता आना, पूरे मतलब जो अस्थि व स्त्रोतस के पूरा जो है मल में भी, मतलब नख में, नाखून में, रोम में रुक्षता आना, पारुष्यता आना, खरता आना, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और अस्थि व स्त्रोतस के दुष्टि लक्षण चरकाचार्य जी ने क्या बताए हैं, सूत्र स्थान में ऐसे बता रहे हैं कि अध्यस्ते दंतो दंतास्ति भेद शूलाम विवर्णता केश लोम नख समश्रु दोषाश्चाति प्रदोष जहा। चरक सूत्र स्थान 28 चैप्टर में 13 नंबर का श्लोक में जो अस्थि व स्त्रोतस के दुष्टि के लक्षण जो बताए, उसमें ऐसा क्या बता रहे हैं कि अस्थि पे अस्थि की उत्पत्ति होना, अध्यस्थि, अस्थि पे अस्थि उत्पन्न होना, जैसे दांत पे दांत आ जाना, ऐसा सिम्टम्स हो जाता है। और उसी तरह से केश, लोम, नख, इनकी विकृति निर्माण हो जाती है, बाल भी विकृत स्वरूप से आने लगते हैं। और उसी तरह से लोम भी जो रहते हैं, रोम, वह भी विकृत होने लगते हैं, नाखून भी विकृत स्वरूप से आने लगते हैं। तो ये सारे अस्थि व स्त्रोतस की दुष्टि के लक्षण हो जाते हैं। और अस्थिमल जो है वह क्या है, तो केश है, ऐसा उल्लेख, अस्थिमल केश है, नाखून है, रोम है, ये तो बताए। तो हम लोग केश पे बस ध्यान देंगे। तो ऐसा केश की विकृति अगर ऐसे रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद में अस्थि मज्जापाचक जो द्रव्य है उनका प्रयोग करते हैं। अस्थि मज्जापाचक में क्या रहता है, तो गुड़ुचि रहता है, मुस्ता रहता है और आमलकी रहता है। ये तीन द्रव्यों को अस्थि मज्जापाचक बोलते हैं। आमलकी, मुस्ता और गुड़ुचि, ये तीन द्रव्य रहते हैं, वो उनको हम अस्थि मज्जापाचक बोलते हैं। ये अस्थि और मज्जागत जो आम रहता है उसका पाचन करते हैं। और वहां पे अगर देखें चरक संहिता में तो चतुर्थक ज्वर, जो एक दिन बुखार आया और उसके बाद में 2 दिन बुखार नहीं आया और चौथे दिन आया, चतुर्थक जो रहता है उसमें अस्थि मज्जापाचक, आमलकी, मुस्ता और गुड़ुचि, इसका योग बताया गया है, इसका क्वाथ पीने के लिए बताया गया है, उसी को हम लोग अस्थि मज्जापाचक बोलते हैं। तो अभी हम लोग एक एक द्रव्य देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। और जब भी हमारे पास बालों के जब पेशेंट आते हैं तो हमें ये जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि अस्थि मज्जापाचक जब बोला है तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जब करते हैं तो हमें जरूर पूछना चाहिए कि बालों का प्रॉब्लम है तो पेशेंट जो है उनको पहले फीवर आया है क्या, और ऐसे चौथे दिन, पहला दिन आया बुखार, फिर 2 दिन नहीं आया, फिर चौथे दिन आया, ऐसा विषम ज्वर आया है क्या, और ऐसा मिलता है 90% केसेस में ऐसा मिलता है, या हमें हेतु और इतिहास ये जरूर पूछना चाहिए। अगर मिल रहा है तो अस्थि मज्जापाचक परफेक्टली वहाँ पे बेस्ट, वहाँ पे मैच हो जाता है, तो अस्थि मज्जापाचक का प्रयोग करना चाहिए। अस्थि मज्जापाचक जब हम लोग देख रहे हैं तो उसमें 3 घटक द्रव्य हैं, तो हम लोग एक एक देखेंगे। तो गुड़ुचि, तो गुड़ुचि के बारे में क्या बताया है कि गुड़ुचि कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्राहिणी कषायुष्णा लघ्वी बल्याग्नि दीपनी दोष त्रामत्रदाह मेहकाशांश पांडुताम कामला कुष्ठ वातांस्र ज्वर कृमि व मिनहरेत। मतलब गुड़ुचि जो है ना वो तिक्त रसात्मक रहती है, कटु रसात्मक रहती है, कषाय रसात्मक रहती है। तिक्त, कटु, कषाय रसात्मक गुड़ुचि रहती है, जिसको हम गुरुच बोलते हैं, गुड़वेल बोलते हैं। आप लोग गुड़ुचि तो मालूम ही है आप लोगों को, अमृता बोलते हैं। वो ऐसी डाल रहती है, ऐसी वनस्पति रहती है जो कभी भी मरती नहीं है, और वह शरीर में रसायन का कार्य करती है। कोरोना टाइम में भी गुड़ुचि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया और सच में पॉजिटिव रिजल्ट आता है। यह रसायन द्रव्य है और यह मधुर विपाकी है। पेट में जाने के बाद इसका जो विपाक होता है वो मधुर हो जाता है, भले वो ऊपर से टेस्ट में तिक्त, कटु, कषाय रसात्मक है, लेकिन वो पेट में जाके मधुर विपाकी हो जाती है। और यह तिक्त रस की वजह से क्या करती है कि धात्वग्नि जितनी है सभी को प्रदीप्त कर देती है, और मधुर विपाक होने की वजह से यह धातुओं का पोषण करती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारे धातुओं का पोषण करती है गुड़ुचि। और गुड़ुचि जो है ना इतना बेस्ट दवाई है। गुड़ुचि के बारे में ऐसा बताते हैं कि जब ये हनुमान जी जो थे
वह अमृत लेके आने लगे, और जितने भी अपने वानरी सेना पे वो डालने लगे कि क्योंकि राम और रावण का युद्ध हो गया, रावण मारा गया, तो बहुत सारे इनको ये करना था, मतलब अपने वानरी सेना को जागृत करना था जो मर चुके थे। तो उसमें अमृत का छिड़काव किया गया, तो बहुत जगह गुडुची, वो जो अमृत गिर गया जमीन पे उससे गुडुची का बेल बन गया। तो ये गुडुची जो है ना अमृत समान है, इसलिए इसको अमृता बोलते हैं। अब ये गुडुची जो है ना ये बालों के लिए बेस्ट दवाई है, मतलब बालों को ये, अब बाल में भी एक तरह से वनस्पति, मतलब इसके भी रूट रहते हैं, बालों का भी ग्रोथ होता है जैसे जिस तरह से वनस्पति का होता है। तो ये जब हम गुडुची, समान से समान की वृद्धि होती है, तो गुडुची जो रहती है वह जिस तरह से पेड़ में अच्छा खाद डालते हैं, अच्छा पानी डालते हैं, सूर्य प्रकाश मिलता है तो वह वनस्पति अच्छी हो जाती है, उसी तरह से गुडुची का जब यहाँ पे नरिशमेंट मिलता है तो बाल जरूर अच्छे हो ही जाते हैं। और दूसरा क्या है, धातुओं का पोषण हो जाता है, तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सारे धातुओं का पोषण मिलता है। तो उसी तरह से क्रम से मेद का भी पोषण होता है, अस्थि धातु का भी पोषण अच्छे से हो जाता है, और धात्वग्नि का दीपन कार्य हो जाता है। अगर दीपन कार्य अच्छा होगा तो सार के विभाजन अच्छा होगा, और मेद धातु अस्थि धातु अच्छा बनेगा, तो उसका अल्टीमेटली क्या परिणाम होगा कि बाल अच्छे आ जाएंगे, केश अच्छे आ जाएंगे। इसी तरह से जीर्ण ज्वर के बाद जब शारीरिक दौर्बल्य आ जाता है, बाल झड़ना, जीर्ण ज्वर के बाद जो क्रॉनिक फीवर रहता है उसके बाद बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो गुडुची का जब प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो जब भी आपके पास हेयर फॉल के पेशेंट आए या ग्रेइंग ऑफ हेयर के पेशेंट आए तो आप जरूर पूछिए कि उनको टाइफाइड फीवर होके गया है क्या, मलेरिया होके गया है क्या, एंटेरिक फीवर होके गया है, कोरोना के पेशेंट है क्या, किसी ना किसी तरह से चतुर्थक ज्वर अपने आयुर्वेद के हिसाब से मैच होता है। तो इसीलिए हमें अस्थि मज्जा पाचक जिसमें गुडुची का बहुत ज़्यादा महत्व है उसका प्रयोग करके देखना चाहिए। और धातु क्षय अगर हो गया है, अनुलोम क्षय से, प्रतिलोम क्षय से, अनुलोम क्षय का मतलब है कि अच्छा आहार रस नहीं मिल रहा है तो रस का क्षय हो रहा है, रक्त का क्षय हो रहा है, मांस धातु का क्षय हो रहा है, मेद धातु का क्षय हो रहा है, अस्थि मज्जा शुक्र इनका क्षय हो रहा है। और प्रतिलोम क्षय अगर देखेंगे तो मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्र का नाश कर रहा है, शुक्र का नाश करेगा तो फिर उससे क्या होगा, ओज का भी नाश होगा, फिर मज्जा का नाश होगा, मांस का नाश होगा, अस्थि का, मेद का, सब पूर्वोत्तर सारे धातुओं का नाश हो जाता रहता है। तो इसीलिए हमें ना गुडुची का जब प्रयोग करते हैं तो ये अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, और फिर क्या करता है, अग्नि और धात्वाग्नि भूताग्नि प्रदीप्त हो जाती है, और धातुओं का पोषण मधुर विपाक की वजह से होता है, तो सारे धातुओं को नरिशमेंट मिलने लगता है। एक तरह से ऐसा सोचिए कि एक खेत है, 100 एकड़ का खेत है और बहुत सारे हमने प्लांट लगा दिए हैं, तो हमें ना पूरा सिंचन करना है, इरिगेशन करना है, तो हमने छोटी छोटी ऐसे क्यारियाँ बना दिया, ऐसे थोड़े थोड़े नाली टाइप बना दिया कि सभी पेड़ों में नरिशमेंट मिले, और हमने पानी शुरू कर दिया ट्यूबवेल से, तो पानी जब जाएगा तो वो छोटी छोटी क्यारियों से जाके और एक एक पेड़ तक वो पानी पहुंचाएगा और उससे नरिशमेंट मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं केदार कुल्यान, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, यह क्रम से बनने लगता है। पहले रस धातु अच्छा बनेगा, फिर रक्त बनेगा, केदार कुल्यान रहता है। मतलब पहले का जो हमारे जो ट्यूबवेल के पास की जो भूमि और पेड़ है उसको पहले नरिशमेंट मिलेगा, फिर उसके बाद में दूसरे को मिलेगा, फिर तीसरे को मिलेगा, केदार कुल्यान है। तो इसी तरह से जब हम गुडुची का सेवन कराते हैं पेशेंट को तो उसको अच्छा रस मिलता है, रक्त मिलता है, मांस मिलता है, पूरे शुक्र तक रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, शुक्र तक नरिशमेंट मिलने लगता है। और केदार कुल्यान, और अभी क्या है, खाने से भी ये चीज़ मिलना चाहिए, लेकिन वह खाना आम दोष की वजह से या स्त्रोतरोध की वजह से आहार रस सभी जगह नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। मेडिसिन क्या करती है कि वह नरिशमेंट को एनहांस कर देती है, मतलब अच्छे से वो पूरा कार्य करवाने में सफल करवा देती है, बॉडी का मैकेनिज्म को वो अच्छा कर देती है, स्त्रोतरोध दूर कर देती है और नरिशमेंट को अच्छा करवा देती है, और खुद भी प्रभाव से, खुद के भी कार्य से वो नरिशमेंट अच्छे से करती है। तो इसीलिए गुडुची का प्रयोग करने से बालों का जो है ग्रोथ और बालों का स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाता है। इसी तरह से हम लोग जब खालित्य होता है, जब बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहती है या फिर बाल पकने का तकलीफ रहता है, बाल सफ़ेद होने का प्रॉब्लम रहता है, तो हम गुडुची के बहुत सारे जो कल्प हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि गुडुची सत्व या अमृता सत्व का प्रयोग करते हैं, संशमनी वटी का प्रयोग करते हैं, केश औषधियों का प्रयोग करते हैं।
केश औषधि में बहुत सारे जैसे आमलकी वगैरह का भी करते हैं, तो आमलकी तो इसमें है ही, भृंगराज का प्रयोग करते हैं हम लोग, असाना विजय सार का प्रयोग करते हैं। उसी में गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्रहणी केशौष्ण लघ्वी बिलाग्नि दीपनी दोषतराम त्रिदामे काशंच पांडुदाम कामला कुष्ठ वातासर ज्वर कृमि मिन हरेन। जब ये बताया है तो ये बालों के लिए बहुत अच्छे से ये काम करती है, बालों का ग्रोथ अच्छा करने लगती है, और गुड़ुची का प्रयोग करने से तुरंत ही फायदा हो जाता है। नहीं तो हम केवल ये सोचेंगे नेचुरल वे में ठीक होगा तो नहीं होगा, और हम सोचेंगे कि आहार रस तो अपने आप पोषण करेगा, तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो बाल झड़ रहे हैं। इसलिए तो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है कि वह कार्य को अच्छा कर दे, दोषों का शमन करे, स्त्रोतरोध को दूर करे, आम का पचन करे और अग्नि प्रदीप्त करे, वो मेडिसिन का कार्य रहता है, वो आहारीय द्रव्यों से नहीं हो सकता है। इसलिए गुड़ुची का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आमलकी सेकंड द्रव्य अस्थि मज्जापाचक में क्या है, तो आमलकी, जिसको हम आंवला बोलते हैं, और आंवला भारत में बहुत ज्यादा माना जाता है। आंवले का अचार बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, आंवले का मतलब बहुत सारी चीजें बनती है, आंवले का चूर्ण बनता है, आंवले का कैंडी बनता है। तो आंवला जो है वो रसायन द्रव्य है, इसलिए आयुर्वेद में बहुत ज्यादा महत्व है, और आयुर्वेद न हर जनमानस में आयुर्वेद है ही भारतीय लोगों का, क्योंकि हमारे सभी के पूर्वज कौन थे, तो ऋषि मुनि थे। किसी ना किसी रूप में लोग आंवले का प्रयोग, आंवला सुपारी का भी प्रयोग करते हैं। आंवला जो रहता है वो बहुत ज्यादा गुणकारी रहता है। इसके बारे में क्या बताया है भाव प्रकाश में, आमलकी के बारे में बताया कि हंति वातम तदम अम्लत्वात् पित्तम माधुर्य शैत्यतः रुक्षम कफाय कषाय कफम रुक्ष कषायत्वात् फलम धात्र्य स्त्री दोषजेत। मतलब अम्ल रस है, आंवला और अनार अम्ल रस होके भी पित्त का शमन करता है, और जब भी बाल झड़ना या बाल पकना यह संप्राप्ति होती है, तो ऐसा चरक संहिता में बताया है, माधव निदान में बताया है कि रक्त में इतनी ज्यादा उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाती है कि वो दूषित रक्त जो है, उष्ण और तीक्ष्ण और मतलब विषैला जो रक्त है वो बालों में जाता है, स्काल्प में जाता है, और वहां बालों के रूट्स को जला देता है, और वहां पे विकृति उत्पन्न करता है, इसलिए बाल झड़ने लगते हैं, वीक होके झड़ने लगते हैं, क्योंकि नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, आहार रस नहीं मिल पा रहा है, अच्छा रस नहीं मिलेगा, रक्त नहीं मिलेगा, अस्थि धातु का जो वहां पे जो भाव पदार्थ है वह नहीं मिलेगा, तो विकृति तैयार हो जाएगी, तो बाल झड़ने लगते हैं या बाल सफेद होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है, पित्त ही जो है वह बहुत ज्यादा विकृत स्वरूप से दाह पाक करने लगती है त्वचा के